हर इलेक्ट्रॉन अपने एटम को या आयन को या मॉलिक्यूल को जो भी है एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट प्रोवाइड करता है। हर एक एटम, हर एक इलेक्ट्रॉन। लेकिन किसी भी एटम में मल्टीपल इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो ओवरऑल इफेक्ट क्या क्या रहेगा कि सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलकर कितना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं एटम को, इलेक्ट्रॉन को, एटम को, आयन को या मॉलिक्यूल को। और फिर उसी पर डिपेंड करेंगी उस सब्सटेंस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ये जो अभी हमने फाइंड किया है मिनिमम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट EH/4πm, this is the magnetic dipole moment provided by electron due to its revolutionary motion। इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। ये रिवोल्यूशनरी मोशन के कारण इलेक्ट्रॉन ने जो प्रोवाइड किया है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वो है EH/4πm। लेकिन इलेक्ट्रॉन का एक मूवमेंट और है। ये अगर न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन ये रिवॉल्व कर रहा है तो रिवोल्यूशन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन का एक मोशन और है जिसे आप कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन करता है, इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पर स्पिन भी करता है। ठीक वैसे ही जैसे कि अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व भी कर रही है और अपने स्पिन पर, अपने एक्सिस पर स्पिन भी कर रही है। इलेक्ट्रॉन का स्पिन मोशन भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कंस्टिट्यूट करता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कंस्टिट्यूट करता है। और जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट गिवन है ड्यू टू रिवोल्यूशनरी मोशन, इससे कहीं ज्यादा, इससे बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कंस्टिट्यूट करता है कौन? स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिलहाल कितना करता है वो आपके सिलेबस में फिलहाल नहीं है, लेकिन रिवोल्यूशनरी मोशन के साथ साथ स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन constitute a larger magnetic dipole moment to the atom। उसके सामने स्पिन ने जो मोमेंट, डाइपोल मोमेंट कंस्टिट्यूट किया है, उसके सामने रिवोल्यूशनरी मोशन का डाइपोल मोमेंट बहुत कम है। मेन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कौन डिसाइड करता है? स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एक ऑर्बिट है, किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम, आप सब अच्छी तरह जानते हैं। एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, px में 2 इलेक्ट्रॉन, py में 2 इलेक्ट्रॉन, pz में 2 इलेक्ट्रॉन, और दोनों के स्पिन क्वांटम नंबर एक का +12 है तो दूसरे का -12 है। क्या रिप्रेजेंट करता है +12 और -12? स्पिन। अगर एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन अपनी एक्सिस पर क्लॉकवाइज है तो दूसरे उसके जो काउंटर है, उसी ऑर्बिटल का जो काउंटर इलेक्ट्रॉन है उसका स्पिन कहाँ है? एंटी क्लॉकवाइज। तो सिंपल सी बात है, अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट मूव कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन ने जितना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट प्रोवाइड किया एटम को, मॉलिक्यूल को, आयन को, एग्जैक्टली उतना ही डाइपोल मोमेंट उसके साथी ने प्रोवाइड किया, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट प्रोवाइडेड बाय द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेम ऑर्बिटल इज 0। एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ने कितना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट प्रोवाइड किया एटम को, आयन को? कुछ भी नहीं, क्योंकि 2 मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। एक अगर ऐसे प्रोवाइड कर रहा है तो दूसरा वाला इसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रोवाइड कर रहा है। एक ने इधर नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल बनाया तो दूसरे ने इधर नॉर्थ पोल साउथ पोल, दोनों की स्ट्रेंथ सेम है। नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 0 हो गया। लेकिन किसी भी एटम के अंदर हमेशा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में पेयर्ड हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाइड्रोजन एटम है, उसको तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वहां तो पेयर नहीं है। इसका मतलब हाइड्रोजन एटम में अगर आप देखें
तो पूरा हाइड्रोजन एटम अपने आप में एक मैग्नेट है, जिसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसने प्रोवाइड किया है? उसके इलेक्ट्रॉन ने प्रोवाइड किया है। लेकिन अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को देखें तो यहाँ वो पेयरिंग कंप्लीट हो गई, दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं, यहाँ नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जीरो हो गया। किसका? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का। जब मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो कोई एटम, आयन या मॉलिक्यूल मैग्नेट है या नहीं है, अपने आप में एक मैग्नेट है या नहीं है, ये डिपेंड करेगा कि उस मॉलिक्यूल, आयन या एटम में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहा है या नहीं बच रहा। अगर कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये पार्टिकल, चाहे वो आयन है, एटम है, मॉलिक्यूल है, ये अपने आप में एक मैग्नेटिक डाइपोल होगा। इसका अपना एक नॉर्थ पोल है, इसका अपना एक साउथ पोल है। लेकिन अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है तो फिर ये पूरा पार्टिकल अपने आप में मैग्नेट नहीं होगा, इसका ना नॉर्थ पोल होगा ना साउथ पोल होगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाए, पॉसिबल है क्या? एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है। पी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन, हीलियम, हीलियम के बाद लिथियम, लिथियम में क्या? 1s2, 2s1, फिर अगला 2s2, पेयर्ड हो गए यहां तक। हीलियम, हीलियम के बाद लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, फिर आता बोरोन। अब बोरोन का जो पांचवा इलेक्ट्रॉन है कहां जाएगा? ये 2p, px में जाएगा ये। तो ये इलेक्ट्रॉन रह गया आपका अनपेयर्ड, अनपेयर्ड रह गया। एक इलेक्ट्रॉन ये अनपेयर्ड है एटम में, तो अब ये पूरा का पूरा एटम शो करेगा एक नॉन जीरो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ये एटम अपने आप में एक मैग्नेट है, इसका अपना साउथ पोल है, इसका अपना नॉर्थ पोल है, नॉन जीरो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। अब जिसमें 7 एटम है, 7 इलेक्ट्रॉन है, कौन सा है वो? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के पहले 2 इलेक्ट्रॉन s1 ऑर्बिटल में, अगले 2 इलेक्ट्रॉन s2 ऑर्बिटल में। अब कितने बचे? 3 इलेक्ट्रॉन बचे। पहला इलेक्ट्रॉन इनमें से px में, दूसरा py में, तीसरा pz में। तीनों ही अनपेयर्ड है, तीनों ही अनपेयर्ड है, और तीनों के स्पिन क्वांटम नंबर +12 सेम है बिल्कुल। इसका मतलब ये तीनों ही सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट प्रोवाइड करना है इनको। तो ये भी अपने आप में क्या है? अपने आप में एक मैग्नेट है। इसका अपना एक नॉर्थ पोल है, अपना एक साउथ पोल है। लेकिन इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन इसे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में। हालांकि और भी फैक्टर्स हैं, डिपेंड ये भी करता है कि ऑर्बिटल की रेडियस क्या है, बहुत सारी चीजें हैं, स्पिन कितना है, सब सारी। लेकिन फिर भी अगर कम से कम एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो ये पार्टिकल अपने आप में एक मैग्नेट बन जाएगा। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो और भी अच्छा बन जाएगा। लेकिन अगर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये पूरा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, चाहे वो एटम है, आयन है या मॉलिक्यूल है, ये अपने आप में एक मैग्नेट नहीं है। इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जीरो। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जीरो है, क्योंकि वहां पेयर हो चुका है सारे, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में। इसलिए वो कैसा है? अपने आप में मैग्नेट नहीं है, उसका ना कोई नॉर्थ पोल है ना साउथ पोल है, और उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जीरो है। तो अब मेनली हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेस पर मटेरियल्स को। पहला, वो मटेरियल जिनमें कहीं कोई, जिनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में कहीं कोई इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में कहीं कोई इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं है, ओ सॉरी, कहीं कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो चुके हैं।
चाहे आप एटम की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं या आयन की बात कर रहे हैं। तो ऐसे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जीरो। इन मटेरियल्स को कहा जाता है डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। अगर किसी एटम, आयन या मॉलिक्यूल में कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन, कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो फिर उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जीरो से ऊपर है, नॉन जीरो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। इस मटेरियल को कहा जाएगा पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल जिनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में एटलीस्ट वन इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बना हुआ है। मतलब लिथियम एटम कैसा है? पैरामैग्नेटिक। हीलियम एटम कैसा है? डायमैग्नेटिक। हीलियम में कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं बचा, डायमैग्नेटिक। लिथियम में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, पैरामैग्नेटिक। तीसरा इसी का पैरामैग्नेटिक से थोड़ा सा और ऊपर है, जिसे हम बोलेंगे फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक वहां भी एटलीस्ट वन इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो फिर उन्हें अलग कैटेगरी में क्यों रखा गया, उसकी एक अलग थ्योरी है। फेरोमैग्नेटिक की सारी प्रॉपर्टी वही है जो पैरामैग्नेटिक की है, लेकिन फेरोमैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज पैरामैग्नेटिक से बहुत स्ट्रॉन्ग है, 1000, 2000, 10,000 गुना स्ट्रॉन्गर। क्यों वो स्ट्रॉन्गर हो जाती है, उसकी एक अलग कंसेप्ट है, इसे बाद में हम समझेंगे। ठीक है, तो अब आप एक टेबल ड्रॉ कर रहे हैं, एक टेबल ड्रॉ कर रहे हैं जिसमें आपको 3 कॉलम बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम बनाइएगा थोड़ा छोटा और बाकी 2 कॉलम लगभग लगभग बराबर के। तो किसी और बात पे डिस्कस कर लेते हैं। पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, ये आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो गए, जिनमें से हर एक पार्टिकल का अपना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जीरो है। इनमें कोई भी पार्टिकल अपने आप में मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं कर रहा। और ये आपका कौन सा, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, इट इज डाया। और पैरा कौन सा है? जिसके पार्टिकल में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। तो इसका हर एक पार्टिकल अपने आप में क्या है? अपने आप में एक मैग्नेट है। तो मैग्नेट का अपना एक नॉर्थ पोल होगा, अपना एक साउथ पोल होगा। अक्सर मैग्नेट को हम एरो से रिप्रेजेंट कर देते हैं। हर एटम का अपना एक नॉर्थ पोल है, अपना एक साउथ पोल है। डाया है, ये पैरा है। पैरा में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जीरो है, किसके लिए? फॉर ईच पार्टिकल। यहां मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ग्रेटर देन जीरो है फॉर ईच पार्टिकल, फॉर ईच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, चाहे ये मॉलिक्यूल है, एटम है या आयंस है। लेकिन फिर भी एज ए स्पेसिमेन पूरे के पूरे मटेरियल का यहां डाइपोल मोमेंट कितना होगा? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जीरो होगा एज अ होल, पूरे मटेरियल का। मतलब आपके सामने ये रबर रखी हुई है, हो सकता है इस रबर के अंदर सारे इसके कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जीरो है, तो इस पूरी रबर का, इस पूरे ऑब्जेक्ट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी जीरो है, पूरे स्पेसिमेन का। चाहे इसका एक छोटा सा पार्टिकल ले लो आप, चाहे इसका एक छोटा सा पार्टिकल काट लो, तो वो भी एक स्पेसिमेन कहलाया जाएगा। इधर हर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अपने आप में एक मैग्नेट है, इन सभी का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। हर पार्टिकल अपने आप में एक मैग्नेट है।
लेकिन फिर भी ये पूरा स्पेसिमेन, जो पूरा बॉडी, पूरा ऑब्जेक्ट आपके हाथ में है, ये जरूरी नहीं है कि ये मैग्नेट ही हो। इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जीरो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जीरो एज ए होल ऑफ मटेरियल। जो भी मटेरियल आपके हाथ में है वो, ये प्लास्टिक है, हो सकता है इस प्लास्टिक के हर एक मॉलिक्यूल का अपना अपना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, जीरो नहीं है, जीरो से ऊपर कुछ है, लेकिन फिर भी ये पूरी प्लास्टिक क्या मैग्नेट है? मैग्नेट तो ये नहीं है। इस पूरे पेन का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जीरो। अब ऐसा क्यों है? यहां तो बात समझ आती है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में मैग्नेटिज्म है ही नहीं, इसका हर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जीरो है, तो पूरे के पूरे स्पेसिमेन का भी जीरो। लेकिन यहां तो हर एक पार्टिकल अपने आप में एक मैग्नेट है, तो फिर ये पूरा का पूरा स्पेसिमेन मैग्नेटिज्म शो क्यों नहीं करेगा? उसका रीजन है, क्या रीजन है? कि ये जो आपके कंस्टिट्यूएंट मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं, कंस्टिट्यूएंट magnetic dipoles are arranged randomly in the form of closed chain. किसी भी स्पेसिमेन का, किसी ऑब्जेक्ट का मैग्नेटिज्म हमें कब लगेगा? एक आपके हाथ में एक लोहे का टुकड़ा है, आपने इसके पास एक कील लाए, पता लगा ये कील इससे अट्रैक्ट हो गई, तो आप कहोगे कि ये लोहे का टुकड़ा जो है एक मैग्नेट है। क्यों है ये मैग्नेट? क्योंकि इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं और फिर वो साउथ पोल के अंदर जा रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है अपने बाहर के रीजन में। क्या इसने बनाया? मैग्नेटिक फील्ड बनाया आउटसाइड इट। उस मैग्नेटिक फील्ड में जब आप कोई मटेरियल लेकर आते हैं तो आपको मैग्नेटिक इफेक्ट पता लगता है। यहां क्या है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में जो कंस्टिट्यूएंट मैग्नेट्स हैं, छोटे छोटे मैग्नेट्स हैं, ये सारे मैग्नेट्स एक दूसरे के साथ क्लोज्ड चेन के अंदर बंधे रहते हैं। एरो का हेड रिप्रेजेंट करता है नॉर्थ पोल, एरो का टेल रिप्रेजेंट करता है साउथ पोल। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल। अब इससे क्या फर्क पड़ा? इससे फर्क यह पड़ा कि नॉर्थ पोल से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन सामने के साउथ पोल में गई, फिर अगले कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के नॉर्थ पोल से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसके पास रखे हुए पार्टिकल के साउथ पोल में गई, फिर नॉर्थ पोल से निकली साउथ पोल में गई, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यही अंदर अंदर क्या हो गई? कन्फाइंड हो गई, बंद हो गई, बंध गई। ये एक चेन बन गई तीन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की। इस चेन में 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, हजारों भी हो सकते हैं, लाखों भी हो सकते हैं, कम से कम 3 हो गए। और ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक से ज्यादा चेन का पार्ट हो, एक से ज्यादा चेन का पार्ट हो। ये पार्टिकल है, इस चेन में भी पार्टिसिपेट कर रहा है और इसके बराबर वाली दूसरी चेन में भी पार्टिसिपेट कर रहा है। कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस चेन में चली गई, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां घूमकर वापस आ गई। तो हर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक या एक से ज्यादा क्लोज्ड चेन का पार्ट है, इस तरह से कि सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस स्पेसिमेन के अंदर ही अंदर कन्फाइंड हो गई, बंद हो गई। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस स्पेसिमेन के बाहर निकलकर नहीं आई, तो एज ए होल ये पूरे स्पेसिमेन का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जीरो बन जाएगा।
अब ये तो कंडीशन वो है पैरा और डायमैग्नेटिक की, जब इन मटेरियल्स को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा गया। लेकिन अगर यही मटेरियल किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए जाए, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक्सपोज कर दिए जाए। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का मीनिंग कि आपने पहले मैग्नेटिक फील्ड बनाया नॉर्थ और साउथ पोल्स के बीच में, या किसी भी तरह से, चाहे आपने बनाया टॉरॉइड से बनाया, सोलिनॉइड से बनाया, या परमानेंट मैग्नेट से बनाया, ये मैग्नेटिक फील्ड बनाया। अब आपने इसके अंदर एक डायामैग्नेटिक मटेरियल रख दिया। कौन सा रख दिया? डायामैग्नेटिक मटेरियल। तो होता क्या है कि डायामैग्नेटिक मटेरियल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में से एक का स्पिन बढ़ जाता है, दूसरे का स्पिन घट जाता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में। दोनों में से पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन बढ़ गया, दूसरे का थोड़ा कम हो गया। तो अब दोनों ने जितना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट प्रोवाइड किया था वो अपोजिट तो है लेकिन इक्वल नहीं रह पाया। इसलिए अब हर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में एक नॉन जीरो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाएगा। था नहीं, अब बन गया। लेकिन ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, नॉर्थ के सामने नॉर्थ और साउथ के सामने साउथ पोल बन जाएगा। ये ऐसे बन गए। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जीरो था इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। जैसे एक्सटर्नल फील्ड में रखा, हर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो गया, लेकिन ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ है अपोजिट डायरेक्शन में। तो पूरे स्पेसिमेन ने एक हल्का सा, बहुत हल्का सा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट गेन कर लिया। कैसा? अपोजिट डायरेक्शन में। जब आप पैरामैग्नेटिक मटेरियल को एक्सपोज करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से, पैरामैग्नेटिक मटेरियल जिसमें कि हर पार्टिकल अपने आप में एक कंस्टिट्यूएंट डाइपोल है, मैग्नेटिक डाइपोल है, वो वहां मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस नहीं करना, वहां तो ऑलरेडी है। लेकिन अब क्या होता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में जो ऑलरेडी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रैंडमली ओरिएंटेड थे, अब वो अलाइंड होने शुरू हो जाते हैं। यानी इन सब का मुंह एक तरफ को होना शुरू हो जाता है। कितना हद तक अलाइनमेंट होगा, किस हद तक अलाइनमेंट होगा, ये दोनों फैक्टर पर डिपेंड है कि खुद मटेरियल की नेचर क्या है और जिस मैग्नेटिक फील्ड में आपने रखा है उसका कितनी स्ट्रेंथ है। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आप लगाएंगे उतना ही ज्यादा अलाइनमेंट हो जाएगा। तो क्या हुआ, अब इसमें एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पूरे टुकड़े में, पूरे स्पेसिमेन में एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो गया इस तरह से कि नॉर्थ के सामने बना साउथ और साउथ के सामने बना नॉर्थ। तो यहां अगर आप देखें, डाया में नॉर्थ के सामने नॉर्थ बन गया, तो फिर अब नॉर्थ से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का रुझान क्या होगा, इनकी टेंडेंसी क्या होगी। ये सामने नॉर्थ से नॉर्थ है, नॉर्थ से बच करके कहां जाने की कोशिश करेंगी, घूम के जाने की कोशिश करेंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रीफर नॉट टू पास थ्रू डायामैग्नेटिक मटेरियल। लेकिन यहां क्या कंडीशन बनी कि क्योंकि नॉर्थ के सामने साउथ बना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को साउथ चाहिए, कोई भी साउथ मिल जाए इसे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या, दे प्रीफर टू पास थ्रू दिस मैग्नेटिक मटेरियल। यहां मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द डायमैग्नेटिक मटेरियल इज स्मॉलर देन द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड इट। पैरामैग्नेटिक मटेरियल में क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर को कन्वर्ज हो गई, खिंच गई इसके अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज लार्जर देन द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड। बाहर के मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्गर हो गया है। ठीक है, यहां मैग्नेटिज्म इंड्यूस हुआ है और यहां इंड्यूस नहीं हुआ, बल्कि ऑलरेडी थे वो मैग्नेटिक डाइपोल्स, अब वो अलाइंड होने शुरू हो गए, रैंडमनेस खत्म हो गई, अलाइनमेंट इंक्रीज हो गया, जिससे कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो गया उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया था, यहां अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस हुआ। ठीक है, अब इसे हम एक टेबल की तरह से लिख लेते हैं। अच्छा, इससे
इसी इसी फिनोमिनन से कुछ और बिहेवियर भी रिप्रेजेंट होंगे, कुछ और बिहेवियर भी इससे होंगे। क्या कि अगर बाय द वे आपका ये डायामैग्नेटिक मटेरियल फ्री है मूव करने के लिए, अगर ये फ्री है मूव करने के लिए, आपने जो छोड़ रखा है, तो ये कोशिश करता है कि मैग्नेटिक फील्ड के बाहर निकल जाओ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस हुआ है, तो नॉर्थ से नॉर्थ, साउथ से साउथ रिपेल होगा। और कुल मिलाकर के ये डायामैग्नेटिक मटेरियल अगर हो सके, अगर इतना फ्री है कि मैग्नेटिक फील्ड के बाहर निकल सके, तो इट प्रीफर टू गो आउट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड से वीकर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ चलने की कोशिश करेगा। जबकि इसके अगेंस्ट यहाँ पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, यहाँ मैग्नेट नॉर्थ के सामने साउथ डेवलप हुआ, साउथ के सामने नॉर्थ, इनमें अट्रैक्शन होगा, इतना अट्रैक्शन, यानी कि ये कोशिश करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड के बाहर से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाओ। या अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो ये वीकर मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करने की कोशिश करता है। अगर ये आपके मटेरियल्स, ये दोनों मटेरियल्स अगर आपके किसी बार की फॉर्म में है, किसी बार की फॉर्म में है, अगर ये ऐसे, तो फिर क्या होगा, जो इस मटेरियल की लॉन्गर एक्सिस है, लॉन्गर एक्सिस अपने आप को क्या कर लेगी, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। वही हिसाब है, क्योंकि इसके सामने है नॉर्थ बनाता है, यहाँ साउथ बनाता है, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल होंगे, साउथ रिपेल होंगे, और अपने आप को क्या होगा, हालांकि इसके नॉर्थ के सामने यहाँ साउथ बन जाएगा, साउथ के सामने नॉर्थ, लेकिन काफी दूर बने अभी। तो ये मैग्नेटिक मटेरियल, पैरा डायामैग्नेटिक मटेरियल कोशिश करता है क्या, कि अपनी लॉन्गेस्ट एक्सिस को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ले आए। अगर ये टेढ़ा मेढ़ा है या ऐसा है जिसमें कि कहीं लंबाई ज्यादा है, कहीं लंबाई कम है, और अगर ये स्फेरिकल फॉर्म में है, तो कोई बात ही नहीं, फिर तो कोशिश करेगा निकल के बाहर यहाँ से चले जाओ, अगर निकल सके तो। इसके अगेंस्ट जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, उसको अगर आप लाते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो नॉर्थ के सामने साउथ डेवलप होता है, साउथ के सामने नॉर्थ डेवलप होता है, तो क्या होता है, इनमें अट्रैक्शन होगा, और ये कोशिश करता है कि लॉन्गेस्ट एक्सिस क्या हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैरेलल में आ जाए। और इसके बहुत सारे इस तरह से बिहेवियर होते हैं। ठीक है, अब कॉलम बना लीजिए, तीनों लिखेंगे एक साथ हम, 2